मेरे बाप के बार बार प्रेशर करने पर कैब ड्राइवर गाड़ी को सुपरमैन बनाए हुए था। हानिकारक बाबू आगे ड्राइवर के साथ बैठे थे, इसलिए उनके पास तो सीट बेल्ट थी। मैं और अथर गाड़ी में बैठने के बाद से सीट बेल्ट ढूंढ ही रहे थे, पर हमें लगाने का मौका नहीं मिला था। बाहर अंधेरा हो चुका था। घबराहट से हम दोनों की हिली पड़ी थी। अबे साले, जब राधिका ने कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं तो तुझे भौंकने की क्या जरूरत थी? हाँ? अबे मुझे क्या पता कि मोगेम्बो। सुनाई दे रहा है मुझे। तुम दोनों गधे हो, गधे। अथर छोटा गधा और तुम मेरे बेटे होकर भी बड़े गधे हो। डोंट माइंड पिताजी, पर जब भी आप मेरे बेटे होकर भी से सेंटेंस की शुरुआत करके एंड में बेइज्जती करते हो ना मेरी, तो ऐसा फील होता है जैसे आप डीएनए पर डाउट कर रहे हो। शट अप। राधिका ने और तो कुछ नहीं कहा था। लिसन केयरफुली की बात तो कुछ नहीं कहा था। हाँ, पहले जरूर बोली थी कि वो। मैंने फिर अपनी जीभ काटी। पता नहीं क्यों मैं अपने बाप के सामने बार बार मुंह खोल रहा था। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वो मैंने ये अथर इसके लिए बोली थी कि इसको बार बार कॉल कर रही थी, पर इस कुत्ते ने ब्लॉक किया हुआ था। अबे ओ भाई मैं नहीं, वो बोली तुझे कुत्ता। तूने किया होगा कोई काटता पीटता वाला काम। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। अथर्व ने ठीक किया, ऐसे चिराग को ब्लॉक करके रखना चाहिए। अथर्व, उसका नंबर भी डिलीट कर दे बेटा। मेरे शरीर के हर छेद से धुआं निकल आया। मेरे बाप ने 20 साल में मुझे तो 20 बार भी बेटा नहीं कहा, और इस साले से पहली बार मिलते ही इसको बेटा बोल दिया। अथर भी कमीना। वैसे हर बात में बहस करता था, लेकिन बाप की बात तुरंत मानी। सट से कांटेक्ट डिलीट कर दिया। हम लोग एक अंडरपास से निकलने लगे। सस्पेंस अभी भी बरकरार था। कहाँ लव स्टोरी से शुरू हुई कहानी एक्शन थ्रिलर स्पाई ड्रामा पर पहुंच गई थी। मेरे पेट में भूख से कूदते चूहे प्रोटीन न मिलने के कारण गम में सुसाइड कर चुके थे। अब मुझे भूख नहीं लग रही थी, अब मुझे बेहोशी आ रही थी। फास्ट एंड फ्यूरियस देखकर गाड़ी चलाना सीखेगा तूने बच्चों? उसको मैंने ही ऐसे चलाना सिखाया है। ये एजेंट है। मेरा मन हुआ कि मैं अपना सर विंडशील्ड पर पटकना शुरू कर दूं। साला जिसे देखो वो एजेंट निकल रहा था। इतनी तो दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन नहीं होगी जितने एजेंट्स यहाँ घूम रहे हैं। कॉलेज प्रोफेसर एजेंट है, कैब ड्राइवर एजेंट है, बार में दारू पिलाने वाला एजेंट निकल आया, मेरा बाप एजेंट निकल आया। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने एजेंट्स की जरूरत पड़ कैसे रही है। ऐसा कौन सा मिशन इम्पॉसिबल आ गया है जिसके लिए 2 दर्जन टॉम क्रूज पैदा हो गए हैं। हम पता नहीं दिल्ली के कौन से अंडरपास के नीचे खड़े थे। बाप से तो कुछ कह नहीं सकता था। मैंने अथर के कान में दर्द भरी फूंक मारी। भाई मुझे कुछ खिला दे, मैं बेहोश हो जाऊंगा। अबे अपने बाप के सामने मत बोल दियो, वरना मार खिलाएगा तुझे। चल चुपचाप। अबे एक बात बता, तू यहाँ आया है क्यों? है? अच्छा भला तुझे और सुहानी को अंकल ने बचा लिया था ना? मैं चूतिया हूँ जो यहाँ आया। हम थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत मोटे पाइप से पानी टपक रहा था। ये पाइप मुझसे भी ज्यादा मोटा था। मेरे बाप ने इधर उधर देखा, फिर पाइप के पीछे हाथ डालने लगे। छी, क्या गंदगी में हाथ घुसा रहे हैं। अबे चुपचाप खड़ा रह तू। बहन जो जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता है तो बीच में आके टोक देता है। पता नहीं कहाँ कौन सा बटन था, पर 30 सेकंड बाद मोटे पाइप के पीछे की हल्की सी दीवार साइड हुई और इतनी जगह बन गई कि हम एक एक करके अंदर घुसने को हुए। भाई हम नार्निया में जा रहे हैं क्या? क्या? वो क्या है? जैसे कि उम्मीद थी, अतर ने नार्निया नहीं पढ़ी थी। पढ़ने तो छोड़ो, देखी भी नहीं थी। बाप ने मुंह पे उंगली रख के हमें धमकाया और अंदर आने के लिए कहा। हम गीली सी गंदी गुफा में घुस गए। काली अंधेरी गुफा की साइड में मरी हुई ट्यूबलाइट जल रही थी। उसके नीचे चूहे कुछ खाते पीते दिख रहे थे। ले, तुझे भूख लगी थी ना, चूहों से छीन के खा ले बहनचोद। तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप हो सकते हो या नहीं? क्या हर जगह अपनी बकबक चालू रखनी होती है? हम चुप हो गए। हालांकि एक दूसरे को उंगली करना, कूनी मारना, इशारे करना अब भी जारी था। ये बात आज मेरे बाप ने कही थी, पर मेरे दिल में बहुत टाइम से चल रही थी कि जहां भी 2 चट्टी बट्टी हों, वो साले चुप नहीं रह सकते। अगर घर में मास्क वाला किलर भी आ जाए और वो कहीं छुपे हों, तो भी उनकी खुसुर फुसुर बंद नहीं हो सकती थी। हम चलते चलते एक ब्लैक डोर तक पहुंच गए। दीवारें भी खाली थी, दरवाजा भी काला था, बस उसका हैंडल गोल्डन था। गोल्डन भी ऐसा नहीं कि ताजा ताजा पेंट हुआ हो, बल्कि उस हैंडल को देखकर लग रहा था जैसे उसका पेंट उतर गया हो। मेरे बाप ने हैंडल नीचे खिसकाने की बजाय ऊपर को उठाया। दरवाजा खुल गया।
हम अंदर पहुंचे तो अंदर छोटा सा गोडाउन दिखा। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ बैठे? कुर्सी तो कोई है नहीं। मेरे बाप ने मुझे घूर के देखा। अथर ने उन्हें इशारे से कह दिया कि वो संभाल लेगा। मैं एक बड़े से बॉक्स पर बैठ गया। बापू ने एक बहुत बड़ा बॉक्स हल्के से पुश से खिसकाया और उसके पीछे बने एक बड़े से होल में घुस गया। बॉक्स फिर वापस अपनी जगह आ गया। यस, अब समझ आया। आराम से, चिल्ला मत। बहन जो सुबह तो तेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और अब रात होते होते तुझे चुप कराना मुश्किल हो रहा है। भाग भोसड़ी के। वो छोड़, ये सुन, मेरा बाप अपने रूम से गायब हो जाता है ना। हाँ तो क्या साले, घर में कोई ड्रेसिंग टेबल या बेड के पीछे ऐसा कोई होल होगा जिसके बारे में मम्मी को भी नहीं पता। हम सोच रहे थे कि वो किसी क्लोजेट से या अंडरग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलते हैं, पर नहीं, वो तो दीवार में। अबे भोसड़ी के, पॉइंट क्या है इस बकचोदी का, वो बताएगा? अबे कुछ नहीं यार, बस एक डाउट था, क्लियर हो गया। तुम साले आरजी शर्मा के घोड़े हर जगह मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो। आरजी नहीं बे, आरडी शर्मा। आरजी शर्मा तो रोहित शर्मा है। कोई आ रहा है। इधर हम बैठे किसी के आने का वेट कर रहे थे और उधर श्रेया फाइनली होश में आकर घर से निकलने की तैयारी कर रही थी। मैं जब उसके घर से निकला था तो उसके पापा एमएलए साहब माथा पकड़कर बैठे थे। बाद में पता चला था कि वो ऐसी टेंस दिखने की एक्टिंग बस 10 मिनट ही कर पाए थे और फिर बीवी पर चिल्लाकर बोले, एक काम है तुम्हें, बस इकलौती बेटी है, उसका तो ख्याल रख लिया करो। अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ वहां से खिसक लिए थे। अब श्रेया रेडी हो रही थी और घर से बाहर जाना चाहती थी। उसकी माँ पूनम आंटी 10 बार समझा चुकी थी कि बाहर जाना डेंजरस था, पर वो सुनकर घर से बाहर जाना चाहती थी। उसकी माँ पूनम आंटी 10 बार समझा चुकी थी कि बाहर जाना डेंजरस था, पर वो सुनने को राजी नहीं थी। सुहानी जो उसे रोक सकती थी, वो मेरे घर से निकलते ही सोफे पर घोड़े बेचकर सो रही थी। पूनम आंटी अथर्व को कॉल मिला रही थी, पर बेसमेंट में होने की वजह से हम नेटवर्क से बाहर थे। The number you are trying to call is currently switched off. इधर चूहों से भरे गोडाउन के अंदर मैं और अथर्व अलर्ट होकर बैठ गए। वही डब्बा फिर अपनी जगह से हिला। पक्का हाइड्रोलिक लगी होगी इसमें। बाप उसी छेद में से झांक के बोले, आओ दोनों, अंदर आओ। हम घुटने छिलवाते हुए उसके अंदर घुसे और एक बड़े से हॉल में पहुंचे। ACIA का कंट्रोल रूम लग रहा था। अंधेरा यहाँ भी था, पर दीवार पे चिपकी इतनी सारी स्क्रीन्स लगी थी कि भरपूर रोशनी आ रही थी। इन स्क्रीन्स पर दिल्ली के अलग अलग एरिया के CCTV फुटेज चल रहे थे। एक में गूगल मैप खुला हुआ था। एक छोटी सी स्क्रीन में न्यू पार्लियामेंट हाउस की वीडियो चल रही थी। मनोज के ऑफिस की तरह ही यहाँ भी सब ब्लैक पैंट शर्ट पहने अपने अपने कामों में रोबोट्स की तरह लगे हुए थे। किसी के पास हमारी तरफ देखने का टाइम नहीं था। यहाँ किसी भी सिविलियन को लाना अलाउड नहीं है। फिर आप क्यों आए और हमें क्यों लाए? एक थप्पड़ मारूंगा अभी। तुम दोनों को लाने का रिस्क इसलिए लिया है कि अब कबीर के जाने के बाद तुम लोग देश के किसी काम आ सको। मैं कहने वाला था कि वो बड़ा देश के काम आया, लेकिन मैंने कहा नहीं। क्या है कि मुझे इतनी भी भूख नहीं लग रही थी कि मैं थप्पड़ खा के पेट भरता। मुझसे ऑपोजिट अथर पूरे जोश में था। अरे बताइए ना अंकल, क्या करना होगा मुझे? आप जो भी कहें। अंकल मत कहो मुझे। बताइए पापा जी, क्या हुक्म है आपका? पापा जी, बटर चिकन बेच रहा हूँ मैं। पापा जी, सर बोल मुझे, सर। आज से तुम दोनों मुझे सिर्फ सर बोलोगे। अचानक मेरे बाप को इतनी खांसी आई कि हम दोनों घबरा गए। अथर मेरे कान में बोला, अबे सुन, तेरे पास विक्स की गोली है क्या? नहीं बे, होती तो अब तक मैं खाना गया होता। अथर ने मुझे घूर कर देखा। मैंने कंधे उचकाए। एक 5 फीट के गोलू मोलू अंकल आए और मेरे बाप को पानी की बोतल देकर चले गए। उनकी खांसी रुक गई। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, आप ये कह रहे थे कि हम आपको सर बुलाएं। यस, प्लीज ऑर्डर दीजिए। मेरा भी ऑर्डर ले ले भाई, 1 प्लेट छोले भटूरे ले आ। मैं बहुत धीरे बोला था, पर फिर भी मेरे बाप के कान में आवाज चली गई। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? दुश्मन हमारे न्यू पार्लियामेंट में ब्लास्ट करने वाले हैं और तुम्हें छोले भटूरे की पड़ी है।